का टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो तत्व होते हैं उनको अलग अलग हम कैसे कैसे कैटेगरी में बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। राइट, तो तत्व क्या है? ये ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे कि सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, इस तरीके से। ठीक है, अभी तक 118 तत्व हैं ज्ञात हैं, इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? अब जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है उसकी? तो देखो, जो तत्व है उस तत्व को सुव्यवस्थित करके, उनको अच्छे से व्यवस्थित करके ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन की को आसान बनाने के लिए इनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक वे से पढ़ने के लिए इसको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया, मतलब दो हिस्सों में बांटा, धातु और अधातु। जैसे जैसे तत्व और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो किस किस तरीके से किसने कैसे वर्गीकृत किया है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले डोबिनियर के त्रिक, इसमें क्या है, सन 1817 में डोबिनाइन एक जर्मन विशेषज्ञ है। इसने समान गुण वाले जो तत्व हैं उनको उनका एक समूह बना लिया था, समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे 3-3 का पेयर इसने बनाया परमाणु भार के हिसाब से। ठीक है, तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें उसने क्या बोला, त्रिक बोला। ठीक है ना, 3 है तो त्रिक उसने बोला। तो त्रिक के मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है। मतलब जैसे ये 3 है तो यहाँ पे जो पहला और तीसरा है, अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो वो बीच वाले के बराबर आता है लगभग। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो पहली वाली लाइन है। ठीक है, इसमें जो ये त्रिक है इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना कितना है, लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23.0 है और पोटेशियम का 39 है। तो यहाँ पे लिथियम और जो पोटेशियम है, लिथियम पोटेशियम, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका औसत कितना है, 22.95, जो कि किसके लगभग बराबर है, 23 के बराबर है ना, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो ये डोबिनियर तकनीक है कि 3 पेयर में से जो 2 है ना वो बीच वाले का औसत होगा, बस इतना ही है। ठीक है, अब जो डोबिनियर है उसकी कुछ सीमाएं थी, मतलब कुछ कमियां थी जो रह गई थी। क्या कमियां रह गई थी? जो डोबिनाइनर है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। मतलब 3 के ही वो उन्होंने मतलब कर पाए थे, तो इसलिए आगे आगे जैसे तत्व है ज़्यादा भी ऐड हो सकते थे तो वो अच्छे से उनको वर्गीकृत नहीं कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है? न्यूलैंड के तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। ठीक है ना, मतलब 8वां जब आता था तत्व फिर उसके सारे जो गुण थे किससे मिलते थे, पहले वाले जहाँ से हम चले थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई है तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे लिथियम, सोडियम धातु के गुण समान है ना, तो 8वीं के बाद जो बात दोबारा से उस पर जाती हैं तो क्या होता है, उनके समान गुण आते हैं। जैसे कि जो आपके अष्टक है संगीत में कौन से होते हैं, सारे गा मा पा धा नी। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसकी भी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी जो इसके अंदर रह गई थी। क्या कमियां थी? पहला तो ये नियम केवल कैल्शियम धातु जो है, जो हल्के तत्व हैं वहाँ तक ही लागू होता था। दूसरा, जो नए तत्व हैं उनकी जो गुण है, नए तत्व के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, उनकी अपनी अलग नई प्रॉपर्टीज थी, नए गुण थे। ठीक है, तीसरा, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनकी गुणों की समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। मतलब ऐसा नहीं, उसने क्या किया, इसको फिट करने के लिए एक ही स्लॉट में एक ही जगह पे 2-2 को घुसा दिया, जैसे यहाँ पे घुसा रखा है। और इस तरीके से नहीं कि इनके गुण एक जैसे हो, इनके गुण भी बिल्कुल अलग है, फिर भी इनको एक साथ एक उसमें रखा गया। तो ये कुछ कमियां थी। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से जो वर्गीकरण हो रहा है और कैसे कैसे उसको किस किस बेसिस पे वर्गीकृत किया जा रहा है। तो डोबिनियर ने कैसे किया, न्यूलैंड ने किया कैसे किया, वो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में हमें ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न के हल हम करेंगे। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी, क्या जरूरत पड़ी उनको वर्गीकृत करने की। तो देखो, तत्वों को सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन को आसान बनाने हेतु इनको वर्गीकृत किया गया।
ठीक है, आगे समझ बिल्कुल ईजी था। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए इनको वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबेनियर के त्रिक दर्शाते हैं। कौन से वहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल किए थे, उसमें से कोई भी एक लिख दो, तीनों आते हैं तो तीनों लिख दो। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जिसमें हमने किया था इन दोनों का जो औसत है वो इसके लगभग बराबर आता है। ठीक है, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, डोबेनियर के त्रिक दर्शाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, न्यूलैंड के तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया गया है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था न्यूलैंड की 8 में किया था, देखो अष्टक उसको बोल रहे, लेकिन हर जो 8वां पहला ही उसकी गुणधर्म थे। ठीक है ना, 8वां, तो उसको उसने 7-7 के में ही किया है। ठीक है ना, तो 7 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में उसने विभक्त किया, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है, 8 की जगह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 है, न्यूलैंड की अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। देखो 2 लिखनी है, लेकिन यहाँ पे जो वर्कशीट में दे रखा है तीनों हमने यहाँ पे लिखी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ 2 याद करके नहीं चलने, ज़्यादा याद करके चलना है, बाई चांस एक माइंड से स्किप हो जाए या भूल जाए या फिर 3 नंबर में आ जाए, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही याद करके चलो। तो क्या क्या सीमाएं हैं वो हम लिखेंगे। पहला है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु जो हल्के तत्व है उसके लिए लागू होता है। पहला तो ये कम है। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, नए नए जैसे जैसे नए डिस्कवर होते रहे उनके अलग अलग गुण थे। तीसरा, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनकी गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। ठीक है, तो सारणी में इस मतलब एक ही स्लॉट में एक ही जगह पे 2-2, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, 2-2 रख दिए, जबकि उनके कोई गुण आपस में मिलता नहीं है फिर भी। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी। 2 पूछी थी, 3 हमने लिखी है। क्लियर। चलिए, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि क्या नीचे दी गई तत्वों के समूह डोबेनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला क्या है, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम। दूसरा है Be, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आपको अपना उत्तर सत्यापित सत्यापित करना है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं सबके यहाँ पे आपको। ठीक है, तो देखो निकाल सकते हैं इजीली। पहला बताओ, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम। नहीं, ये क्या है, डोबेनियर त्रिक नहीं है, क्योंकि सभी तत्व समान गुण नहीं रखते हैं। यद्यपि सिलिकॉन का परमाणु भार जो सोडियम क्लोरीन के परमाणु भारों का औसत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 + 35 डिवाइडेड बाय 2 58 आएगा, 29 आया है, जबकि इसका कितना होता है, 28 होता है। पॉइंट का फर्क चल जाएगा, बट ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट का डिफरेंस। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, नहीं। दूसरा भी इसी तरीके से करो, इन दोनों का अगर आप औसत करते हो वो इसके लगभग बराबर आना चाहिए। तो इसका औसत करके देखो, यहाँ पे क्या करोगे, 9 + 40 का आधा 24.5, जो कि उतना ही होता है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 24 है, 24.5 है, 0.5 का ही फर्क है। तो ये क्या है, इसको फॉलो करेगा त्रिक को। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि ये समान गुण रखते हैं तथा मैग्नीशियम का परमाणु भार BeCa के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है, इसलिए क्या है, सिद्ध मतलब होंगे। ठीक है, पहले का नहीं, दूसरे का हाँ। क्लियर। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।